स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल थोड़ा ज़्यादा हो गया पे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया फ्रेंचाइजी जिसमें हम लोग बात करेंगे नई आई हुई फिल्म ट्रॉन एरिस की, जो कि इस समय IMDb रेटिंग पे टॉप 10 में है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक इंसान से एक जो मशीन होती है, जो वीडियो गेम की कैरेक्टर होते हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे से, किस तरह से इमोशनली और किस तरह से अटैचमेंट उन लोगों में हो सकता है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस पूरे मूवी में। नया AI या फिर GUI जो भी ये चीज़ें हैं, ये कितनी खतरनाक और कितनी हावी हो सकती है मानव जनजाति के लिए, ये इस मूवी में बखूबी दिखाया हुआ बताया गया है। जिसमें कुछ लोग होते हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसका नाम ट्रोन होता है, और वो एक वीडियो गेम की तरह बहुत सारे कैरेक्टर बनाए होते हैं जिससे कि अपना काम निकलवाते हैं। और मूवी में दिखाया यह जाता है कि वो जो कैरेक्टर होते हैं वो बाहर की दुनिया में आ तो सकते हैं, लेकिन उनमें एक बाउंडेशन है। वो सिर्फ 29 मिनट के लिए ही इस मानव जनजाति के मतलब इस इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में आकर के सरवाइव कर सकते हैं, सिर्फ 29 मिनट। उसके बाद वो जो है कि डायरेक्टली वो एक सीड से बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बाद जो है कि 29 मिनट के बाद वो सीधे ऐश में बदल जा रहे हैं। ऐश यानी कि राख में तब्दील हो जाते हैं। और यही इस फिल्म का मोटिव है कि किस तरह से जो AI कैरेक्टर्स है या फिर जो भी वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं, उनको अपने एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन, एक रोबोट के अलावा भी, रोबोट से भी पढ़ करके कैसे पूरे विश्व में फैलाया जाए और कैसे इस 29 मिनट के ड्यूरेशन को और भी बड़ा किया जाए और भी लॉन्ग लास्टिंग किया जाए। इसी की खोज जो है कि चारों तरफ से लोग कर रहे होते हैं, जिसमें एनकॉम नाम की एक कंपनी भी होती है जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके उसको उस कोड को ढूंढने की कोशिश करते हैं ये सब। क्योंकि जब AI काम कर रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी काम होती है लेकिन ह्यूमन को नहीं पता होता है। AI वो खुद उतना काम करता है, उसी का अंदाजा और उसी का पता लगाने के लिए हमारे एनकॉम की CEO ईव और उसका दोस्त सैम मिल करके एक खोज करते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश और सर्च करने के बाद जो है कि ईव को वो कोड मिल जाता है, जिससे कि वो पहले यूज़ करती है एक पेड़ पे, मतलब ऑरेंज के पेड़ पे वो यूज़ करती है कि ये पेड़ जो आर्टिफिशियल को एक पेड़ होता है संतरे का, वो कितने देर तक टिक जाता है। जब अलार्म लगाया जाता है 29 मिनट का, तो वो पेड़ जो है कि सक्सेसफुली वो 29 मिनट पास कर लेता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो हमारा पेड़ है और जो कोड है एकदम रियल है। और किम को एक उपलब्धि मिलती है अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी एनकॉम के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर जूलियन जो होता है वो लोगों से इन्वेस्टमेंट मतलब फंड ले लिया होता है कि मैं अच्छे खासे रोबोट बनाऊंगा और आपको सर्व करूंगा, जिससे कि आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो मतलब इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देता है और ट्रॉन को बना करके दिखाता भी है लोगों को। लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उसे पैसा दे देते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता होता है कि जो जूलियन के पास जितने भी अभी तक के नॉलेज है, उसमें वो सिर्फ उन जितने भी मतलब आर्टिफिशियल लोग हैं, वो सिर्फ 29 मिनट के लिए ही इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अब जो कि ईव को मिल चुका है वो पूरा एक कोड, जिससे कि वो इवन 29 मिनट नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए मतलब वो जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर होते हैं वो इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। वहीं पर इधर जूलियन की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि
तुमने सबके पास से पैसा तो ले लिया है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि 29 मिनट ही तुम अपने आर्टिफिशियल रोबोट्स को चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। जब जूलियन को फाइनली पता चलता है कि ईव के पास वो कोड है और वो उस कोड का पता लगा चुकी है, तब ये ट्रोन को और उसके साथी अथेना को भेजता है ईव को पकड़ने के लिए। ईव को लेके आए और उनसे वो जो कोड है एक्सट्रैक्ट कर ले। एरिस और अथेना मिल करके ईव को पकड़ने जाते हैं। ईव जो कि एक नॉर्मल सी इंसान और ये दोनों आर्टिफिशियल रोबोट्स होते हैं, तो ये दोनों को आसानी होती है हर जगह पे, और वो ईव को ट्रांसफर करके अपनी वर्ल्ड में लेके आ जाते हैं। ना जाने कैसे, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है कि मतलब किसी इंसान को आप जो है कि एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में भेज देते हो किसी एक गैजेट के थ्रू, और वो उस एरिया में, उस फील्ड में है, उस सर्वर में है जहाँ पर अगर आप उसे डिलीट कर देते हो तो उसकी मृत्यु रियल लाइफ में भी हो जाती है। ऐसा एक वर्ल्ड है, जैसे कि एलिस एंड बॉर्डरलैंड जैसा नहीं था वो, तो उस तरह का कुछ इसमें सीक्वेंस चलने वाला है अब। जब ईव को अपने साथ अपने सर्वर, अपने डेटाबेस के जगह पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो जूलियन होता है वो ऑर्डर देता है इन लोगों को। वो ऑर्डर देता है कि तुम लोग इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करो उसके माइंड से और उसे डिलीट कर दो, परमानेंट के लिए डिलीट कर दो। फिर सारे लोग मिल करके उसे डिलीट करने के लिए दौड़ते हैं उसके तरफ। उसमें लोगों के पास एक गैजेट होता है, एक लाल रंग की, जिसमें से रोशनी निकलती है। वो अगर ये सफ़ेद जो ईव हो चुकी है, अभी सफ़ेद रंग के कलर में पूरी हो गई है, अगर इसको वो सब टच करते हैं तो इसका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट जो कोड है वो जूलियन को मिल जाएगा। ऐसे एक प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब एरिस जो है कि 29 मिनट के बाद जब डाइल्यूट हो जाता है, तो ईव को वो देखता है। ईव को देखने के बाद क्या होता है कि ईव के मन में और ईव के फेस पे एम्पैथी नाम का एक स्ट्रक्चर बन के आता है। वो हालांकि एक रोबोट होता है, तो उसे ये फील होता है कि उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से कि वो एम्पैथी फील कर रही है। तो इसे भी एक इमोशनल टच मिलता है ईव के साथ। और फिर जब वो जितने भी उसके कमांडेंट हैं, एरिस जो होता है हम लोगों का, वो है वहाँ का मास्टर, यानी कि पूरे एक सर्वर का वो एक मास्टर है जो सबको ऑर्डर देता है, और उसका ऑर्डर सीधे जूलियन से लेता है वो अपना ऑर्डर। और इधर अथेना उसकी सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। तो वो सब उस मतलब ईव को डिलीट करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एरिस उन सबको रोकता है और जूलियन का आदेश फिर से जाता है कि अभी तक तुमने मारा क्यों नहीं उसे, तुमने उसे डिलीट क्यों नहीं किया। जूलियन से जब एरिस का मतलब बात करता है कि नहीं, मैं नहीं मार सकता उसे, वो तो कुछ कर भी नहीं रही है, और ईव कैसे हम लोगों पे कोई भी खतरा बन सकती है, हम लोग उसे जाने देते हैं अपने वर्ल्ड में। तो ये जो जूलियन होता है नहीं मानता है, और एरिस जब उसका कमांड नहीं मानता है जूलियन का, तो एरिस की जो सेक्रेटरी होती है अथेना, उसको पता चल जाता है कि एरिस जो है कि जूलियन का कहा नहीं मान रहा है। फिर अथेना जूलियन से सीधे बात करती है और अथेना जूलियन को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर ईव को डिलीट कर दो। फिर इन लोगों में एक भयानक फाइट होती है जिसमें जूलियन जो है कि जूलियन मतलब अथेना को ऑर्डर दे दिया होता है, और अथेना सबको कंट्रोल करती है। फिर वो मास्टरमाइंड वहाँ की हो जाती है और वो मास्टर के रूप में जो है कि ईव पर हमला कर देती है। इधर एरिस
एक गैजेट जो उसके हाथ में एक ट्रोन की मतलब ट्रायंगल होता है, उसको नीचे गिराता है और गिराते ही पूरी जो वो डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर के रूप में जहाँ पे मतलब उन लोगों का पूरा एक घर होता है, वो अचानक से टूट जाता है और पूरा वहाँ से जो है कि ईव को लेकर अपने साथ बैठाता है और ईव को लेकर वहाँ से निकलता है। निकलते रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, जिसमें अथेना उन लोगों का एकदम पीछा करती है। अथेना जो कि एकदम नॉर्मल एक रोबोट का काम करती है, उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है, उसके पास इमोशन नहीं है, उसके पास आईक्यू हाई लेवल है, जिससे कि उसको हर एक चीज वो माननी पड़ती है जो जूलियन उसे कहता है। जूलियन ने कहा था कि तुम उसे डिलीट करो, तो वो हाथ धो करके एरिस और ईव के पीछे पड़ जाती है। और एरिस भी जो है कि ईव से पूछता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से इस वर्ल्ड से बचाऊं तो तुम मुझे कोड दोगी और मुझे हमेशा के लिए बनाए रखोगी, मतलब हमेशा के लिए मैं इस पृथ्वी पे रह पाऊं, ऐसा कुछ करके दोगी तुम मुझे तुम ये वादा करो, तब मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से तुम्हारे वर्ल्ड में भेजूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे डिलीट कर दिया गया तो तुम यहाँ से भी मर जाओगी और अपने रियल वर्ल्ड में भी तुम मर जाओगी। फिर ईव भी कहती है कि हाँ, तुम मुझे भरोसा कर सकते हो मुझ पे, लेकिन तुम भरोसा मुझ पे करना मत। फिर किसी तरह से वो सब वहां से निकलते हैं और बाहर की दुनिया में जब जाते हैं तो अब जब बाहर की दुनिया में ये सब आ गए होते हैं तो ईव ने जो वादा किया होता है एरिस से कि मैं तुम्हें वो कोड दूंगी, वो लेके जाती है अपने मतलब वो तो जो है कि जब पकड़ी जाने वाली होती है तो जो ओरिजिनल एक एसडी कार्ड में कोड होता है उसे वो फेंक देती है एक पानी नाले के पानी में। और वही जब एरिस उसे मांगता है तो एरिस को वो कहती है कि तुम मेरे डेटाबेस में चले जाओ, डेटाबेस में मैंने अपना कोड रख रखा है, तुम वहां से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर ये एक गैजेट से एरिस को सैम की मदद से और खुद जो है कि उस वर्ल्ड में भेजते हैं, उस डेटाबेस उस सर्वर में भेजते हैं। फिर एरिस जब वहां पहुंचता है तो वहां पे देखता है एक ओरिजिनल ट्रोन जो उन लोगों के दादा परदादा होते हैं, मतलब सर्वर्स के भी रिलेशन होते हैं वहां पे। तो वो कहता है कि तुम असली ट्रोन हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम अपने मुताबिक चल सकते हो, तुम किसी के गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं हुए हो, तुम तो आजाद परिंदे होने के लिए हुए हो, मतलब तुम आजाद हो, तुम्हें कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। फिर इसे भी एक मोटिवेशन मिलता है और ये तो पहले ही बागी होता ही है। एरिस किसी के नीचे काम दब करके काम नहीं करना चाहता, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एम्पैथी, थोड़ी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर मतलब ऐसे ही पनपने लगती हैं। वो कहीं ना कहीं एक इंसान से मतलब अटैच होने लगता है, उसको लगता है कि दर्द कैसा होता है, उसे पता चलता है कि बारिश कैसी होती है, उसे महसूस होने लगता है। तब जो है कि एरिस कहता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे उस डेटा को ढूंढने के लिए, उस कोड को ढूंढने में। तो वो उसको उस जो ग्रैंड मतलब वहाँ पे जो एक ड्रोन होते हैं वो ढूंढ के देते हैं इसको असली ओरिजिनल डेटा। जब एरिस को वो डेटा मिल जाता है तो एरिस हमेशा के लिए एक रियल इंसान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि जब एरिस उस डेटाबेस में गया होता है तभी इन ईव किम पर और सैम पर एथेना और उसके लोग, जो कि एथेना को ये ऑर्डर मिला होता है कि तुम किसी भी हालत में ईव को पकड़ के लाओ और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करो। तो एथेना को जब ये ऑर्डर मिल जाता है तो एथेना एकदम गुस्से में लाल हो जाती है और निकलती है ईव को पकड़ने के लिए, ईव को मारने के लिए। तब जब वो अपने पूरे सैन्य बल के साथ आती है तो जो गैजेट होता है उसको पहले वो तोड़ देती है और रोन और एरिस जो दोनों ही वहीं उसी वर्ल्ड में फंसे होते हैं, क्योंकि जब तक उस गैजेट को फिर से रियूजेबल ना किया जाए, जब तक उसे फिर से नया ना किया जाए और फिर से उसमें से ऑर्डर दे करके उस एरिस को बाहर न लाया जाए, तब तक वो वहीं फंसा रहेगा। तो किम एव को भी टेंशन हो जाती है और सैम जो कि वहीं पे होता है उसे भी कि अब ये क्या हो गया, अब तो कैसे ही आएगा वो।
फिर वो सब थोड़ी-सी मोहलत मिलती है अथेना के वार से। अथेना थोड़ी-सी डिसॉल्व जब हो जाती है 29 मिनट के बाद, तो 29 मिनट में फिर से वो उसी सर्वर में चली जाती है वापस अपने जूलियन के सर्वर में। तब इन लोगों को टाइम मिलता है और जल्दी से उस गैजेट को बनाते हैं और फिर से रिट्रेन करते हैं एरिस को फिर से वहां से वापस लाते हैं उस वर्ल्ड से। और इस बार जो है कि अथेना को फिर से जूलियन एक ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी हालत में लेके आओ उसे पकड़कर। तब जूलियन की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम जो करने जा रहे हो पूरा सर्वनाश है, पूरे पृथ्वी का नाश हो जाएगा उससे, और तुम्हारी कितनी कितनी अफवाहें फैलेंगी, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी, ये सब बताती है। लेकिन अथेना को गुस्सा आ जाता है और अथेना जो है कि जूलियन की माँ को ही मार देती है। जूलियन उस पे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। फिर अथेना कहती है कि आपने मुझे ऑर्डर दिया है कि किम को लाना है, किम ईव को लाना है, तो मुझे लाना है, मैं और कुछ नहीं जानती, मैं बस आपके ऑर्डर फॉलो करती हूँ। वो भी कुछ नहीं बोल पाता है, वो भी मतलब असहाय होता है क्योंकि एक मशीन है और मशीन के पास फीलिंग नहीं होती है, वो नहीं जानता है किसे माँ कहते हैं किसे बाप कहते हैं। तो वो मार देता है और वो मार देती है, वो वहां से निकलती है। पूरा इस बार जो है कि सबसे बड़ा जो उनके अंदर गैजेट होता है उसको वो लेके आती है और बहुत सारे और भी ट्रोन्स को लेकर आती है जो कि उसका अब मतलब उसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे। अब ये सब मिल करके किम ईव पर हमला करते हैं और इधर एरिस भी अभी आने ही वाला होता है, अभी आया भी नहीं होता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसे अभी नया होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इधर अथेना और उसके साथी एकदम तैयार हैं ईव पे हमला करने के लिए। वो सब फिराक में है कि कब तक जो एरिस है वो उस वर्ल्ड में फंसा रहता है। और इधर जल्दी से जल्दी किम ईव को तैयारी होती है कि जल्दी से एरिस आए, नहीं तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा, पूरी जनजाति खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एक ईव की वजह से पूरा शहर वैसे भी झुलस रहा है अभी अथेना के क्रोध में, अथेना के गुस्से में, क्योंकि अथेना को बस ईव को मारना है और कुछ भी नहीं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे। उसे नहीं फर्क पड़ी है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं। इधर एरिस का जो एक प्रोग्रेस है वो 100% हो जाता है और इधर ईव को मारने के लिए अथेना चारों तरफ खोजती है। जब उसे मिल जाती है तो वो भागती है अथेना ईव के पीछे। तब तक एरिस भी आ जाता है वहीं पर और एरिस अथेना को बचाता है। एरिस जो है कि ईव को बचाता है अथेना से। अथेना और एरिस के बीच बहुत एक जंग होती है जिसमें एरिस जाहिर सी बात है बहुत ही ताकतवर होता है, तो वो सबसे जीत जाता है। और फाइनली जब इधर जूलियन के घर पे रेड पड़ती है पुलिस की, क्योंकि पूरी तबाही का जो क्रेडिट था वो जूलियन को ही जाना था, क्योंकि उसी के जितने भी ये मतलब रोबोट्स और जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं ये सब उसी ने बनाया था, उसी की करामात थी। तो पुलिस जब जाती है उसके पास तो वो भी उसी एक गैजेट की मदद से जो है कि अपने को एक एआई, एक मशीन के रूप में अपनी उस सर्वर में भेज देता है जहाँ पे वो बहुत सारे कैरेक्टर और ड्रोन बना के रखता है पहले से। अब वहां पे वो चला गया होता है और उसे एक गोल, जैसे कि बाकी सबको एक रेक्टेंगल एक गैजेट मिलता है, लेकिन उसे एक सर्कल का गैजेट मिलता है जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और मूवी की यहाँ पे एंडिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी चीजें और दिखाई जाती है लास्ट में कि जो अपना एरिस होता है वो एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहा है और वो कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अब मैं सीख रहा हूँ, मुझे लोगों ने अभी तक अपनाया नहीं है, मैं लोगों को अपना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के साथ घुल मिल के रहूँ और उनका दुख, उनका सुख, उनका जो भी चीजें, मतलब ये जितनी भी इमोशनल चीजें होती हैं उन सबको फील करूँ, क्योंकि
क्योंकि वो धीरे-धीरे जो है कि मशीन नहीं रह गया है, वो एक इंसान में तब्दील होने लग रहा है। और इधर दिखता है कि ईव और सैम जो है कि इन एनकॉम को जो है कि बहुत ही ऊँची इमारत के मतलब बहुत ही ऊँचे शिखर पे लेके के चले गए हैं और ये सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि फिर हम लोग कब मिलेंगे। एरिस भी एक लेटर भेजता है ईव को कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। फिर यहीं पे मूवी एंड होती है। थैंक यू। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मैं हर 2-3 दिन में जो भी वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुँचती रहे।